हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैठ जाओ। किसी की कोई क्यूरी? जी। सर, कहा जाता है इल्तुतमिश चंगेज खान से हार गया था। क्या चंगेज खान वास्तव में भारत आया था, और अगर आया था तो लड़ाई कहाँ हुई थी? गुड, अच्छा प्रश्न है। हम जानते हैं कि चंगेज खान अपने आप में एक ऐसा टेरर है कि जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थी, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। दोस्तों, चंगेज खान का वास्तव में नाम तेमुचिन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहां इल्तुतमिश की बात रही, इल्तुतमिश को वास्तव में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। आप जानते हैं, जब गौरी ने भारत का इलाका जीत लिया था और उसके बाद यहां का गवर्नर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुछ दिन के बाद जब 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहां का गवर्नर था, वो यहां का सुल्तान बन गया। यानी याल्दौस कोबाचा जो और थे, वो गजनी के और 2 भागों में काबिज हो गए। यहां का कब्जा और यहां का सुल्तान बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरीके से हमारी सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। लेकिन 4 वर्ष ही वो शासन कर सका, और आकस्मिक घटना हुई। पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उस समय उसका एक बालक था आराम सा, जो अयोग्य था। कुछ सरदार ने तत्काल उसको गद्दी में बिठाया, लेकिन कुछ समझदार तुर्की सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलवाया और उसकी ताजपोशी कर दी। और उसके बाद इल्तुतमिश ने, वास्तव में देखा जाए तो, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना की। उसने दिल्ली को चलाने के लिए, अपने इस इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कृति का प्रसार, साम्राज्य का प्रसार, दोनों चीजें उसके कंधों पर आ गई। और उसने मध्य एशिया से लाई हुई एकता व्यवस्था के माध्यम से यहां पर अपने शासन को स्ट्रांग करने का प्रयास किया, और उस शासन की गतिविधियों को चलाने के लिए उसने चालीसा का गठन किया, और उस चालीसा के माध्यम से भारत की सल्तनत की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुस्त एंड दुरुस्त किया गया। वो कतई नहीं चाहता था कि इस मिली हुई विरासत को किसी प्रकार का कोई संकट आए। आप जानते हैं कि 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश ने साम्राज्य को चलाया ही नहीं, उसकी इतनी जड़ें मजबूत की कि आगे वो चलता रहा। दोस्तों, उधर चंगेज खान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेरर था लोगों के लिए, उसने जब ख्वारिज़म पे आक्रमण किया, तो ख्वारिज़म का राजकुमार जलालुद्दीन अपनी शरण के लिए, अपने को सुरक्षित होने के लिए भारत में पनाह लेने का प्रयास किया। लेकिन इल्तुतमिश भी एक कुशल शासक था। उसने सोचा कि जिस चंगेज खां के नाम से लोग इतना कांपते हैं, सांस नीचे की नीचे और ऊपर के ऊपर हो जाती है, उसके क्रूरता का मिसाल यह है कि जहां से जाता है वहां बर्बादी अपने आप हो जाती है। तो इसका मतलब है जलालुद्दीन को शरण देना और चंगेज खां से मुसीबत मोल लेना, और चंगेज खां आ गया तो बना बनाया मामला, राजनीतिक और धार्मिक सारी चीजें, साम्राज्य खिन्न भिन्न हो जाएगा। इल्तुतमिश जानता था कि सब तेमुचिन, जब ईरान पर उसने आक्रमण किया और उसकी इतनी जनता का सफाया किया
कि समझ सकते हैं कि 750 सालों में वो जनसंख्या पूरी हुई। उसके स्वभाव से सब परिचित थे। इसीलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को मदद देने से इनकार कर दिया, शरण देने से इनकार कर दिया। और यही कारण था जो चंगेज खान ने सोचा था कि अगर ये जलालुद्दीन भारत गया तो उत्तर भारत को रौंदते हुए, असम से होते हुए वो मंगोलिया निकलेगा। लेकिन इल्तुतमिश की सूझबूझ ने चंगेज खां के भारत आगमन से होने वाली बर्बादी को बचा लिया। इसीलिए इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में चंगेज खां से कौन हारा था। वास्तव में देखा जाए तो यह उसकी नीति थी तटस्थता की, जिससे कि अपनी इस्लामिक संस्कृति और साम्राज्य के प्रसार प्रसार को यूं ही मेंटेन कर लिया। और नतीजा यह हुआ कि चंगेज खां फिर भारत नहीं आया। वैसे देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1227 जब तक मृत्यु नहीं होती है, उसने रूस, एशिया, सारा साम्राज्य उसने क्रमबद्ध तरीके से कुचल करके बर्बाद कर दिया। उसने चीन की इस अभेद दीवार को भी भेद डाला और बीजिंग में कब्जा कर लिया, वहां भी तहस नहस कर दिया। और उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं आप। कैसे? कहते हैं सबसे पहली हत्या उसने अपने भाई की जब वो बहुत छोटा था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस चंगेज खां जिसका नाम तेमुचिन था और इसका जन्म करीब 1162 ईस्वी के आसपास हुआ और ये 10 साल की अवस्था में था तभी इसके पिता का देहांत हो गया। इसका पिता यंगूसी बलातुर एक कबीले का सरदार हुआ करता था। वो अपने पीछे एक पत्नी और चंगेज सहित 7 बच्चे छोड़ करके गया था। उसके बाद चंगेज खां ने बहुत मेहनत किया और उसके कबीले ने उसको सरदार के रूप में अपना लिया और उसको 51 वर्ष की उम्र में उसके कबीलाओं ने उसे उपाधि दी, क्या? कागान। कागान का मतलब ही होता है सम्राट खान। क्या होता है? सम्राट और खान। यानी ये उपाधि दिया उसके कबीले के सरदारों ने। ये 51 साल की 51 वर्ष जब उसकी उम्र थी तब यह उपाधि मिली। उसके बाद जब अन्य कबीलों पर उसने कब्जा किया तो उसको चंगेज खां की उपाधि मिली। क्या मिली? चंगेज खां। चंगेज खां यानी चंगेज का मतलब क्या है? विश्व समुद्र। क्या है? विश्व समुद्र यानी विश्व सम्राट। चंगेज खां का मतलब क्या हो गया? विश्व सम्राट, जबकि उसका वास्तविक शब्द विश्व समुद्र है। यानी उसने विश्व सम्राट, यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि चंगेज खां ने संपूर्ण पृथ्वी का 22% भाग अपने अधीन कर लिया था। कितने परसेंट भाग? 22% भाग अपने अधीन कर लिया था। कहते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मंगोलियाई शासन चलने लगा था। कितने पे? 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मंगोलियाई साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इतना बड़ा साम्राज्य किसी का हुआ ही नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य किसी का हुआ ही नहीं था। आप समझ सकते हैं कि 4 करोड़ लोगों की इसने हत्या किया।
कितनी हत्या किया? 4 करोड़ लोगों की हत्या किया, जो उस समय तात्कालिक जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? 11%। विश्व की 11%। विश्व की 11% जनसंख्या को उसने नष्ट कर दिया। विश्व की 11% जनसंख्या को उसने क्या कर दिया? सफाया कर दिया, नष्ट कर दिया। बहुत ही बर्बर था, क्रूर था, इसीलिए उसके नाम से ही लोग थम जाते थे, कांपने लगते थे। बात समझ रहे हैं? तो उसने, समझ लीजिए, 11% आबादी को उसने सफाया कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक। वो जितना क्रूर था उतना ही कुरूप था और उतना ही कुशल शासक था, क्योंकि मंगोलियाई कबीलों ने, मंगोलियाई लोगों ने ऐसा कुशल शासक बनाया जो इसके बाद कोई दूसरा ना हुआ। वो हर प्रकार की युद्ध नीति, कुशल नीति, हर चीज से वाकिफ था। और आज अगर कहा जाए तो हमारे जो आज ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलते हैं, अभी भी 1,30,00,000 वंशज जिंदा हैं। अभी भी चंगेज खां के कितने वंशज जिंदा हैं? 1,30,00,000 पुरुष वंशज जिंदा हैं। इट मीन्स 1,30,00,000 को अगर आधी से अधिक आबादी, यानी उसमें स्त्रियों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कल्पना कर लीजिए। अगर 1,30,00,000 पुरुष वंशज हैं, अगर उनकी पत्नियों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए? यानी उसकी नानी की नानी की नानी, चंगेज खां की नानी। कहते हैं ये जब 1227 में इसकी मृत्यु हुई तो इसको कहां दफनाया गया, कैसे दफनाया गया, यह किसी को ज्ञात नहीं है। इतना पता है कि घोड़े से गिरा, घायल हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय सैकड़ों बच्चों का बाप था। उस समय सैकड़ों बच्चों का बाप था, अनेकों पत्नियां थीं, क्योंकि इसके पिता की तो एक ही पत्नी थी और इसको सहित 7 बच्चे थे। लेकिन ये जितना क्रूर था उतना हवसी भी था। जहां पे जाता था बर्बादी करता था, लड़कियों और औरतों को जहां जीत लेता था, नग्न परेड करवाता था, और उसके बाद जो उसको पसंद होती थी वो उसको अपनी पत्नी और रखैल के रूप में रखता था और बाकी को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया करता था। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो उस समय वास्तव में वो सैकड़ों बच्चों का बाप था, अनेक पत्नियां थीं। तो इस तरीके से आज भी उसका एक बहुत बड़ा समुदाय के रूप में, केवल वंशजों के रूप में है, जो वास्तव में किसी देश से कम नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। खान तो कागान की उपाधि से मिला। कागान का मतलब था खान। वो मुस्लिम नहीं था, वो समावाद को मानने वाला था। समावाद को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? समावाद। यानी इसमें क्या होता था? नीले आकाश की पूजा होती थी। समावाद में नीले आकाश की पूजा होती थी। जब वो कभी अपनी समस्या में होता था
तो वो नीले आसमान की तरफ हाथ करके कुछ न कुछ उस ईश्वर से अपनी समस्या का निराकरण के लिए मांग करता था। जब भी कहते वो कठिनाई में होता था तो नीले आसमान की तरफ देख करके शांत हो जाता था। दूसरे एक और अनोखी बात कि अगर वो क्रूरतम था, अगर वो कुशल सेनानायक था, अगर वो योग्य प्रशासक था जिसने पृथ्वी के 22% भूगोल यानी भूभाग पर उसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, दोस्तों वो धार्मिक सहिष्णु भी था। क्या था? धार्मिक सहिष्णु भी था, यानी वो सभी धर्मों की सम्मान करता था, सभी धर्मों को समझने का प्रयास करता था, सभी की इज्जत करता था, है ना, सभी की इज्जत करता था और नीले आकाश को पूजा करता था, यानी समावाद। और वास्तव में वो ईश्वर एक ही है, वो शक्ति एक ही है। हम लोग तरह तरह से पूछते हैं अपने अपने समुदाय के मैनरों के हिसाब से, तरीकों के हिसाब से। तो दोस्तों ये वो चंगेज खां था जिसके बचपन का नाम था तेमुचिन। दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद जब 1227 में इसकी मृत्यु होती है तो इसका लड़का ओक्ताई था। ओक्ताई इसका उत्तराधिकारी बना। 1227 के बाद क्या बना? उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी कौन बना? ओक्ताई। और ओक्ताई ने अपने इस चंगेज खां की विरासत को बड़ी कुशलता के साथ संभाला और उसने यह माना कि चंगेज खां ने बहुत मेहनत से मंगोलियाई साम्राज्य का विस्तार किया है। बहुत सारी उसने मेहनत की, सारा जीवन न्यौछावर किया। हम उसको अपडेट करके रखेंगे, बराबर करके रखेंगे। और दोस्तों उसकी मृत्यु के बाद भी 200 वर्षों तक मंगोलों का साम्राज्य कायम रहा। मंगोलों का साम्राज्य कितने वर्षों तक कायम रहा? 200 वर्षों तक कायम रहा। यह है बेटा वो चंगेज खां। हाँ भाई, पूर्णिमा वाजपेयी, समझ में आया? चंगेज खां भारत आया नहीं, है ना। जैसे ही जलालुद्दीन मकबरनी ख्वारिज्म का राजकुमार जब इल्तुतमिश के पास शरण मांगने आया तो इल्तुतमिश ने यह कह करके इनकार कर दिया, आप यहां महफूज साफ नहीं हो सकते हैं क्योंकि पर्यावरण यहां का ठीक नहीं है, आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर प्रस्थान करें और अपने जीवन को बचाएं। जब चंगेज खां ने ऐसा सुना तो चंगेज खां का जो इरादा था कि उत्तर भारत को रोनते हुए असम के माध्यम से मंगोलियाई जाना, उसने ये रास्ता ही बदल दिया। इसी को हम कह देते हैं इल्तुतमिश चंगेज खां से हार गया। वास्तव में वो हारा नहीं है, उसने केवल मकबरनी को यहां रहने की इजाजत नहीं दिया। हां, ये कह सकते हैं चंगेज खां को चुनौती नहीं दिया। मकबरनी को अपने यहां रखना चंगेज खां को डायरेक्ट चुनौती देना हुआ, तो बस इल्तुतमिश ने उसको चुनौती देना उचित नहीं समझा। और यही कहते हैं डिसीजन लेने की कला। आप लोग सब प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं, कब डिसीजन कैसा लिया जाए, कब किस डिसीजन से नुकसान को बचाया जाए, यही हमारे डिसीजन की क्षमता और हमारी विद्वता और प्रतिभा का परिचय है। काश अगर उस समय
इल्तुतमिश की बुद्धि काम न करती, अगर वो थोड़ा उबल जाता, देखते हैं चंगेज खां कौन है, तो उत्तर भारत की ऐसी तैसी हो जाती और उसके कहर से कोई बचा नहीं सकता था, समूल उत्तर भारत नष्ट हो जाता। तो आप ये मान लीजिए कि इल्तुतमिश के समय पर एक सही उचित डिसीजन लेने से हमारे उत्तर भारत की बर्बादी जो चंगेज के हाथों हो सकती थी, उससे बच गई। इसी से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने बताया चीन की अभेद दीवार को भी भेद डाला और ऐसा दृश्य दिखाया, ऐसा तहस नहस किया, बीजिंग के साथ साथ कितने नगरों को चौपट किया। जब मैंने बताया कि ईरान की इतनी आबादी का सफाया किया कि उतनी आबादी होने के लिए 750 वर्ष लग गए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो चंगेज खां कैसा था। तो क्लियर? यहीं पे हम इस क्यूरी को खत्म करते हैं। धन्यवाद।